Hello everyone, welcome back to my channel and in this video we are going to start an iOS की जो 50 बुक है उसका ब्लॉक 2। ठीक है, इससे पहले हम जो है ब्लॉक 1 कंप्लीट कर चुके हैं, जिस ब्लॉक में हमने 4 चैप्टर ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो इस ब्लॉक 2 में हम पढ़ने वाले हैं गणितीय प्रतियों एवं विधियों का संवर्धन। जो लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा है एनआईओएस की ब्लॉक 1 का 4th चैप्टर, उसमें हमें कुछ विधियाँ बताई गई थी, जिसमें आगमन निगमन विधि थी, डिडक्टिव मेथड, इंडक्टिव मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, काफ़ी सारे मेथड हमने पढ़े थे और बहुत सारे उपागम भी उसमें हमें बताए गए थे। जैसे जो 5E अप्रोच थी ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरीके से कुछ उपागम अप्रोचेस जो है हमसे डिस्कस किए गए थे। तो आज इस वीडियो में जो आगे के चैप्टर आने वाले हैं, हम उन जो मेथड्स हमने पढ़े हैं, जो उपागम हमने पढ़े हैं, जो मेथड्स हमने पढ़े हैं, हम उनका कैसे यूज़ कर सकते हैं, हम वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे जो चैप्टर 5 आपको दिख रहा है वो है संख्याएँ एवं संख्याओं पर संक्रियाएँ। तो जो नॉर्मल सा हमारा, जब हम बच्चों से जाते हैं क्लास में, प्री नंबर सिखाने के बाद हम सीधे बच्चों को गिनती स्टार्ट कराते हैं ना, 1 2 3 4। और जब एक 5-6 साल का बच्चा फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेकर के आता है तो उसको गिनतियाँ जो है ना ऑलरेडी पता ही होती हैं। आप उनको ये नहीं पता 1 2 3 कितना होता है, बट यस, हर बच्चा 1 2 3 4 ये सब बोलना जानता है। ठीक है, और आजकल के बच्चे तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, सबके हाथ में स्मार्टफोन आ जाते हैं स्कूल आने से पहले, तो वो ये सब नॉलेज है उनके बारे में। ठीक है, तो अभी हमें क्या है कि ये जो मेथड्स हम बच्चों को पढ़ाने वाले हैं, हम इन पर्टिकुलर टॉपिक्स में कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज ब्लॉक 2 में हम चैप्टर 5 में ये पढ़ने वाले हैं। और इससे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ब्लॉक 1 में हमने क्या पढ़ा था। तो चैप्टर 1 में हमने ये पढ़ा था कि मैथ्स क्यों इम्पोर्टेंट है, मैथ्स की क्या इंपॉर्टेंस है, मैथ्स से बच्चे क्यों डरते हैं, मैथ्स को हम ईजी कैसे बना सकते हैं, बच्चों का मैथ्स में इंटरेस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सेकेंड चैप्टर में हमने पढ़ा कि मैथ्स के उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो उसमें हमने 2 कैटेगरीज में उनको बांटा था, विशिष्ट उद्देश्य और सामान्य उद्देश्य। तो ये नॉर्मल जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, जनरल ऑब्जेक्टिव हमने पढ़े थे, उनको डिटेल में पढ़ा था, किन्होंने दिया है ये भी जाना था। ठीक है, एक मैंने आपको बुक बताई थी मैथमेटिकल डिस्कवरी, तो आपको वो कमेंट करके बताना है कि वो बुक किसकी थी, कि ठीक है किसने लिखी है मैथमेटिकल डिस्कवरी। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, तो ये आपको बताना है कॉमेंट करके। फिर इसके बाद हमने पढ़ा कि क्या क्या अप्रोचेज़ हैं, किन अप्रोचेज़ के थ्रू हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, क्या मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं। और जो लास्ट ब्लॉक में हमने पढ़ा था तो उसी का हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो गणितीय प्रतियों एवं विधियों का संवर्धन, तो चैप्टर 5 हम स्टार्ट करेंगे आज। तो देखिए, ये आई होप आपको हिंदी इंग्लिश कोई जो लैंग्वेज है वो बैरियर ना हो, आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखो अभी इसमें क्या है कि जो प्रस्तावना है इसमें हमें क्या पता है, वह इसमें बोला हुआ है कि देखो, जब हम डेली लाइफ में कुछ भी चीज़ें करते हैं, कुछ भी, हम इवन किसी से बात भी कर रहे हैं, तो किसी से बात करना, किसी से वस्तुएं खरीदना, कुछ भी सामान लेना, सामान मांगना, घर से स्कूल जाना, स्कूल से घर आना, कमरे की लंबाई चौड़ाई, काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ होती हैं जो कि हमारे मैथ्स की यूनिट्स हैं। तो बेसिकली प्रस्तावना में हमसे ये बोलना चाह रहे हैं कि जो भी चीज़ें हम डेली लाइफ में अपनी यूज़ कर रहे हैं, जैसे भी यूज़ कर रहे हैं, उसमें हम कहीं ना कहीं मैथ्स का यूज़ कर रहे हैं। लेट्स सपोज हमने किसी से पूछा कि आज का टाइम क्या है, तो टाइम क्या है, मैथ्स में बताएगा 10:15। तो ये नंबर्स हैं, यानी मैथ्स का यूज़ है। छोटी सी चीज़ है कि आज डेट क्या है ना, तो उसमें भी क्या है, मैथ्स का यूज़ है। तो बेसिकली काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनमें हम अपनी डेली लाइफ में मैथ्स का यूज़ करते हैं, बट इनका कुछ पर्टिकुलर नाम दे दिए जाते हैं। जैसे कि जो हाइट है वो हमेशा सेंटीमीटर मीटर में मेज़र होगी, जो हम किसी के अंदर कितनी कैपेसिटी है वो वॉल्यूम उसका होगा, कोई जो स्थान है, कोई वस्तु है वो कितनी जगह घेर रही है वो उसका एरिया होगा, क्षेत्रफल होगा, उसके अंदर कितना वज़न है वो हमेशा वेट केजी में होगा। तो कुछ यूनिट्स हैं जो हमें हमारी डेली लाइफ में ऐड ऑन कर दी गई है, और डेली लाइफ में इतनी ज़्यादा मिक्स है कि हमको लगता भी नहीं कि मतलब हम डेली लाइफ इसके बिना निकाल पाएंगे। कि जैसे हम आलू लेने जा रहे हैं तो 1 किलो आलू दे दो, अगर ये राशि नहीं होगी, किलो नहीं होगा, तो हम क्या बोलेंगे, है ना, क्या बोलेंगे कि कितने आलू, कैसे मेज़र करेंगे। तो यही है कि काफ़ी सारी चीज़ों में हमारी मैथ्स है और इसका हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब लेट्स सपोज जब बहुत साल पहले हमें गिनतियों का ज्ञान नहीं था, हमें नहीं पता था कि आयतन क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई क्या होती है, तब हम कैसे मेज़र करते थे। तब अगर हमें आलू लेने जाना है, हमें टमाटर लेने जाना है, कितने किलो लेंगे, कितना लेंगे, हमें कैसे पता चलता था। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि पहले की मापन प्रणाली कैसी होती थी, और जब पुराने टाइम में नंबर सिस्टम, ये जो हमारा इंटरनेशनल सिस्टम, नेशनल सिस्टम इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था, तो किस तरीके से चीज़ों का यूज़ किया जाता था। ठीक है,
जैसे आज हमने अपने नंबरों को बांटा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 से स्टार्ट होता है। तो इन्हीं 9 डिजिट 10 डिजिट के ऊपर हमारी पूरी की पूरी मैथमेटिकल जो मेथड है पूरा इसके ऊपर लाई करता है। हमारी काउंटिंग, इंटरनेशनल, नेशनल सिस्टम सब इन 10 नंबरों के ऊपर डिपेंड है और ये कहाँ अरबों खरबों तक चली जाती है, ठीक है। लेकिन जब ये चीज़ें डेवलप नहीं थी तो आप ये देख रहे हो, ये बिंदुएं जो आपको दिख रही है ना, ये आपकी गिनतियाँ होती थी मायन प्रणाली में, मायों की। एक है तो 1 डॉट, 2 है तो 2 डॉट, 3 में 3 डॉट, 4 में 4 डॉट, 5 में 1 डंडा, 6 में 5 5 5, मतलब सब में जोड़ते जा रहे हैं और उसी के साथ डॉट, और 10 में क्या हो गया 2 डंडे, ठीक है। कुछ कुछ ये हम कह सकते हैं रोमन की तरह है, ठीक है। तो ये मायन प्रणाली थी और ये बेबुएन प्रणाली थी। अब देखिए इसके नीचे नंबर लिखा है ना, तो आप ये मत सोचना कि उस टाइम पे भी नंबर थे। अगर उस टाइम पे नंबर थे हमारे पास तो हमको ये बिंदुओं की, हमें लाइनों की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, हम डायरेक्ट नंबर ही तो लिखते। तो उस टाइम पे ये नंबर्स वगैरह नहीं थे, ये सिर्फ जो डॉट है या उसके थ्रू आपको बताया हुआ यही था। ये हमको समझाने के लिए उन्होंने इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। फिर बेबुलियन प्रणाली में कुछ इस तरीके से साइन बना दिए जाते थे, 2 ऐसे, 3 4 ऐसे रहेंगे, 5 ऐसे, 9 में आपको ऐसे दिख रहे हैं, 10 में एक सीधा हो गया, मतलब उनकी डायरेक्शन चेंज हो गई है। 100 में आप देख रहे हो डायरेक्शन चेंज है, एक की डायरेक्शन, एक सीधी डायरेक्शन। तो कुछ इस तरीके से थी। और ये रोमन प्रणाली, ये तो ऑलमोस्ट हमारे स्कूलों में अब 4th और 5th से बच्चों को इंट्रोड्यूस करवा दी जाती है, सिखा रहे हैं हम बच्चों को। तो रोमन प्रणाली तो ये आप सब अच्छे से जानते ही होंगे, अच्छे से नहीं बट एटलीस्ट आपको यूज़ करना तो आता ही होगा। 1 to 12 तक, 12th तक क्लास पढ़ते हैं तो हम बाहर डालते थे। तो एक ये रोमन प्रणाली है कुछ इस तरीके से, और ये काफ़ी पुरानी है, रोमन प्रणाली काफ़ी टाइम से चली आ रही है, ठीक है। अब देखिए अब इनकी प्रॉब्लम क्या थी। संख्याओं की इन प्रणालियों में इनके संख्याओं को याद रखना बहुत ज़्यादा टफ था। अभी जैसे आप लोग ये बेबुलियन प्रणाली देखोगे, मेरे को खुद को ही कितनी प्रॉब्लम हमें हो रही है, देखोगे आप। तो 10 में इधर की तरफ है, लेफ्ट की तरफ, 100 में राइट भी है, लेफ्ट भी है। तो हमें गिनतियों में ही इनको याद रखने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है। अगर हमें इनको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन करना पड़ेगा तो भाई इन नंबरों से कैसे करेंगे। और मान लो 3 डिजिट की 99 99 को मल्टीप्लाई करना है 99 से, तो पूरा पेज तो सिर्फ डिजिट लिखने में ही चला जाएगा, क्योंकि 9 देखिए आप लोग 9 कितना है, तो वो 99 फिर इस टू 99, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें थी, काफ़ी सारी प्रॉब्लम उस टाइम के लोगों को फेस करनी पड़ रही थी। अब इसमें क्या हुआ, हमारी तो भारत का योगदान फिर इसमें मिला। जो हमारे 10 नंबर हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इनको मोस्टली जो है हमारे मूल थे भारतीयों ने पहले स्टार्ट करा था, बट जो अरब वासी होते धीरे धीरे करके इन्होंने पूरे संसार में फैलाया, इसलिए इस प्रणाली को हिंदू अरेबिक कहा गया, ठीक है। जब से आपने गाना भी सुना होगा ना, जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई, है ना। तो यानी कि जो जीरो है हमारे आर्यभट्ट जी ने दिया था, यहाँ से गिनतियों की स्टार्टिंग हुई है हमारी इंडिया से। बट हाँ, इंडिया का कंट्रीब्यूशन इतना था कि उन्होंने गिनतियाँ स्टार्ट करी, बट वो इसको पूरी इंडिया में फैला नहीं पाए, ठीक है। तो लोगों को ये नहीं लग पाया कि ये इंडिया ने करा है, इसलिए इसको इस नाम दे दिया हिंदू अरेबिक संख्याकन, है ना। हिंदू अरेबिक प्रणाली इसको बोला जाता है। खोज तो मेन हिंदुओं ने करी, लेकिन इसको फैलाया अरबी ने। अब जैसे कि आपके सपोज क्या होता है कि जैसे आपको कोई बात नहीं पता तो आपको किसी ने बताया, तो आपको क्या लगेगा कि भैया इसको पता है, ये बात इसने ही बताई है। तो दुनिया को यही लगा कि ये अरेबिक लोगों की खोज है। नहीं, अरेबिक लोगों ने इसको दुनिया तक पहुंचाया, दुनिया तक फैलाया, लेकिन जो खोज हुई है वो हमारी इंडियंस की है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूरी दुनिया ने इससे सीख ली और सीखा। और सबसे पहले जो ये स्टार्टिंग थी हमारी इंडिया ने ही की थी। जो हमारे पुराने मैथमेटिशियंस थे उनका बहुत बड़ा योगदान है। अब देखिए किसी संख्या में स्थानीय मान, स्थानीय मान तो आप सबको पता ही होगा ना, हम सब स्टार्टिंग से यही पढ़ते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, है ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरीके से। ये तो नेशनल है। इंटरनेशनल में इसको मिलियन बिलियन में कर देते हैं, और उसमें 10,000 के बाद 100,000 भी आ जाता है, थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। तो ये आई डोंट थिंक सो कि मुझे आपको बताने की ज़रूरत है कि इकाई क्या होता है, मतलब स्थानीय मान क्या होता है, ठीक है। बस अब ये भी पता है कि जैसे स्थानीय मान 0 अगर आ जाता है तो 0 का क्या यूज़ है, लास्ट में रहेगा तो 0 का नहीं है, लेकिन बीच में आने पर 0 का मान 0 रहता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर बीच में 0 ना हो, 308 जैसे आपको यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, 0 नहीं होगा तो ये नंबर क्या रह जाएगा, 38। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि 0 का कोई मान नहीं होता। 0 को भले शून्य ज़रूर बोला जाता है, लेकिन ये अपना निर्धारित स्थान रखता है। अगर ये द्वितीय स्थान पर आएगा तो इसका नंबर का 10 रहेगा, ठीक है। अगर ये इकाई, दहाई, सैकड़े पे आएगा तो इसका 100 अपने साथ लेकर के चलता है। भले ही उसमें 0 आ रहे हैं, लेकिन वो अपने आप में इतना
ले करके चलता है, ठीक है। तो इसके उद्देश्य क्या है कि हम काफ़ी सारी चीज़ें इसमें सीख सकते हैं। मल्टीप्लाई, डिवीज़न कैसे सीखेंगे, कैसे जो नेचुरल नंबर्स हैं, जो हमारी परिमेय संख्याएं हैं, रैशनल नंबर हैं, जो हमारे इंटीजर्स हैं, वो सारी चीज़ें आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये आपके लिए बहुत आसान है, आपको कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपको नहीं आता। बहुत इजी चैप्टर है, आप बहुत अच्छे से कर लोगे और पेपर में ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें से कुछ होता नहीं है, क्योंकि मोस्टली इसमें से कर ही लोगे आप। अब जैसे गणन संख्या है तथा पूर्ण संख्या है, तो इंग्लिश में इनको बोलते हैं नेचुरल नंबर एंड होल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 से पहले अगर आप 0 लगा दोगे तो 0 से स्टार्ट जो होते हैं उनको बोलते हैं होल नंबर। तो होल नंबर और नेचुरल नंबर्स आपको पता है, इसमें आपको ग्रुप में करके बता दिया है। अब छोटी सी जो चीज़ें हमें पता होता है, सबसे छोटी, जैसे इसमें आपको बता रखा है सबसे छोटी गणन संख्या 1 है। गणन संख्या यानी कि क्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर अभी आपको बताया कि 1 से स्टार्ट होता है, आपको पता ही होगा, ठीक है। फिर इसमें क्या है, प्रत्येक गणन संख्या की एक परवर्ती संख्या होती है। देखिए ये 2 नंबर होते हैं, परवर्ती और पूर्ववर्ती, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, परवर्ती और पूर्ववर्ती। ये वैसे आपने पढ़ा होगा, सक्सेसर और प्रोडेसेसर जो होता है। सक्सेसर यानी कि आगे वाला, तो परवर्ती का संख्या का मतलब होता है आगे वाला, और पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती यानी कि पहले का, तो यानी कि उसमें होता है पहले वाला। अगर पूछा जाएगा कि 4 का सक्सेसर क्या है, तो क्या वो 5 होगा, है ना। और अगर 60 का पूर्ववर्ती पूछा जाए तो वो 59 होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको पता ही है। पूर्ण संख्या क्या होती है, जो हमारी 0 से स्टार्ट होती है, इसमें 0 से इंक्लूड कर लोगे तो ये हमारे होल नंबर्स हो जाते हैं, और इसको हम W से दिखाते हैं। नेचुरल नंबर को हम N से डिनोट करते हैं, रैशनल नंबर को हम R से डिनोट करते हैं, इरेशनल नंबर को हम Q से डिनोट करते हैं, रियल नंबर्स को हम R से डिनोट करते हैं, और जो हमारे इंटीजर्स होते हैं ना, जो जिनको हम पूर्णांक बोलते हैं, उसको हम I से डिनोट करते हैं, या Z से भी डिनोट करते हैं, इंटीजर्स को Z से, ठीक है। तो मैं इसलिए थोड़ा थोड़ा भी जल्दी बता रही हूँ कि ये चीज़ें आपको पता ही होंगी बहुत। अगर आप DLED वगैरह सब कर रहे हो, बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, ये सब आपको पता होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं, इंटीजर्स। इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक में हमारी प्लस वाली नंबर भी आती है, माइनस वाली नंबर भी आती है। जैसे कि जो होल नंबर्स होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर 1 से, लेकिन उसमें कोई भी नेगेटिव का कॉन्सेप्ट नहीं होता, नेगेटिव उसमें चीज़ें नहीं आती हैं, वो प्लस में रहती है। लेकिन जो पूर्णांक है, पूर्णांक हमारा प्लस में भी हो सकता है, हमारा माइनस में भी हो सकता है, इसलिए हम इसको पूर्णांक बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं, ठीक है। Z से हम इसको डिनोट करते हैं। अब इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे लाभ और हानि। लाभ में, प्रॉफिट में हम प्लस में जाएंगे, और हानि में हम माइनस में जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से इसमें है कि इसमें सारी संख्याएं होती हैं, शून्य स्तर निरूपित करता है। थोड़ी सी लैंग्वेज अगर आप पढ़ोगे तो टफ है, बट इसमें मैं आपको इजी लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा बता रही हूँ कि प्लस वाली भी माइनस वाली भी दोनों चीज़ें आएंगी, ठीक है। और यस, एक सबसे बड़ा बीच का कॉन्सेप्ट है जीरो, क्योंकि आपको पता है जीरो से अगर आप राइट साइड चलोगे तो सारा प्लस का, 0 से में नंबर लाइन में अगर आप लेफ्ट में चलोगे सारा माइनस का। बट अगर +1 -1 क्या होता है, इक्वल टू 0, +2 -2 क्या होता है, 0। तो ये जो 0 है ये एक संतुलित संख्या होती है, ठीक है। इसको एक संतुलित नंबर भी बोला जाता है, बैलेंस नंबर। सपोज आपसे क्वेश्चन आ जाए क्या है, तो ये बैलेंस नंबर क्या होता है हमारा, 0। तो अब इसमें क्या होता है ना, इंटीजर्स को 2 में बांट दिया, नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स। तो नेगेटिव वाले क्या होते हैं, जो माइनस में जा रहे हैं, पॉजिटिव वाले जो प्लस में जा रहे हैं, ठीक है। इनको Z से डिनोट किया जा सकता है, यहाँ पे लिखा है। ऐसा कोई पूर्णांक नहीं है जिसे बड़ा कहा जा सके। सबसे बड़ा पूर्णांक, हम अभी तक हम सबसे बड़ी गिनती ही नहीं निकाल पाए, तो पूर्णांक कैसा है ना। जो सबसे बड़ा नंबर निकल जाएगा कभी वो सबसे बड़ा इंटीजर हो जाएगा। ऐसे ही कितना छोटा वो भी नहीं, क्योंकि जितना प्लस में हम आगे बढ़ेंगे उतना माइनस में हम वापस भी जा सकते हैं, ठीक है। और पूर्णांकों में सिर्फ अगर हम 0 को छोड़ दें तो हम प्लस और माइनस में हर एक नंबर को लिख सकते हैं, ठीक है। +1 +2 +3, प्लस लगाऊँ ना लगाऊँ डजंट मैटर, बट हाँ माइनस हमको ज़रूर लगाना होता है, वरना नंबर कटते हैं। पढ़ के आप आए हुए हो स्कूल से, तो माइनस में हमें नंबर ज़रूर लगाना होता है। लेकिन यस, हाँ, 0 हमारे पास एक ऐसा नंबर है जिसमें हमें ना तो प्लस लगाने की ज़रूरत होती है ना माइनस की। अब इसको नंबर लाइन पर दिखाना आपको आता ही होगा। राइट की तरफ प्लस के नंबर होते हैं, लेफ्ट की तरफ माइनस के, ठीक है। अब ठीक है, ये हमारा ख़त्म हो गया है अब पूर्णांक, ठीक है। अब आ गई हमारी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या इंग्लिश में इसको बोलते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। P/Q का मतलब अपॉन में, बट्टे में करके लिख सकते हैं, 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें मैंने एक चीज़ और देखी मैंने हमेशा जो ऊपर वाला नंबर होता है, जैसे P/Q है, जैसे मान लीजिए यहाँ 1/2 है, तो ऊपर एक वाले को न्यूमिनेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं, मतलब ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हर। तो मैंने अभी जो भी आपको एग्जांपल दिए, मैं नीचे ही आपको बड़े नंबर बोल रही थी, जैसे 7/8, 12/24। तो क्या हमेशा डिनोमिनेटर में बड़े ही नंबर आएंगे तभी हम इनको परिमेय संख्याएं बोलेंगे? तो इसका आंसर है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
नीचे अगर छोटा बड़ा भी आएगा तो भी अब वो हमारा रैशनल नंबर में आता है। जैसे कि 4/5, सॉरी 5/4, 5/4 ले लीजिए, ये भी हमारा रैशनल नंबर है। अगर इनकेस आपका डाउट बन जाता तो वो मैंने आपको बता दिया। अब जैसे कि यहाँ पे पूरा आपको एक होल है, फिर 2 समान भागों में हमने इसको बांट दिया, फिर हमने 3 पार्ट में बांट दिया, 4 पार्ट में बांट दिया। अब पहले में क्या बना हमारा आधा, 1/2, क्योंकि एक जो है वो शेड है, दूसरा नहीं है। फिर है 1/3, 1 पार्ट शेड है 3 में से। फिर है 1/4 यानी 1 पार्ट शेड है 4 में से। तो ये जो 3/4 है उसमें 3 जो है अंश है, 4 हर है, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर, ठीक है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर याद रखना, ठीक है। फिर इसी तरीके से आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हुए। और यस, किसी पूर्ण वस्तु के विभिन्न भागों को मापने के लिए रचित संख्याओं को भिन्नात्मक संख्याएं बोले जाते हैं। फ्रैक्शन जो ये हम अपॉन में करके लिख रहे हैं ना, 1/3, 2/4, 5/6, ये आपने स्कूल में पढ़ा भी होगा, ये हमारे फ्रैक्शन भी है, ठीक है, हम इन्हें फ्रैक्शन भी बोलते हैं। अब इन्होंने क्या करा, फ्रैक्शन के पार्ट में बांट दिए। अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हो, एनसीईआरटी की बुक में तो आपको ये देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है, पर्टिकुलर डेफिनेशन और ये सब के साथ आपको किसी भी क्लास में नहीं दिया हुआ है। बट यस, अगर आप पढ़ाते हो प्राइवेट स्कूल में तो ये आपको 4th और 5th में मिलेगा देखने को, ठीक है। लेकिन अगर आपने एनसीईआरटी की 6th क्लास पढ़ाई है, ठीक है, 6th क्लास में है, तो ये 6th क्लास में जाके कॉन्सेप्ट आपका इंट्रोड्यूस होता है। एनसीईआरटी में 5th तक नहीं है, बट 6th क्लास की एनसीईआरटी में आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, प्राइवेट स्कूल में ये जो कॉन्सेप्ट है ना, बच्चों के 4th और 5th में ही इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। तो अभी क्या है, जो हमारे जो फ्रैक्शन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। पहले होता है समभिन्न, ठीक है, समभिन्न यानी कि इवन फ्रैक्शन आप लोग बोल सकते हैं। तो इवन फ्रैक्शन बहुत सिंपल सा है। इवन फ्रैक्शन वो होता है जिसमें आपका जो अंश है वो छोटा होता है हर से, मतलब हर बड़ा रहेगा, नीचे वाली संख्या आपकी बड़ी रहेगी, न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर बड़ा रहेगा। विषम इसका उल्टा कर दो, जिसमें ऊपर बड़ा होगा। एक आइडियल फ्रैक्शन वैसे क्या होता है, जो जिसमें ऊपर छोटा होता है नीचे बड़ा, तो वो सम हो गया। विषम उसका उल्टा कर दो, जिसमें ऊपर बड़ा रहेगा नीचे छोटा, ठीक है। फिर आता है मिश्रित संख्या। मिश्रित संख्या ये जैसे हम जब डिवाइड करते हैं, लेट्स सपोज आप 5 को डिवाइड कर रहे हो 2 से, तो जब आप 5 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 से 2 दूनी 4 चला जाएगा और एक आपका बचेगा रिमाइंडर एक बच रहा है। तो उनको कुछ इस तरीके से हम मिश्रित फ्रैक्शन में निकाल करके शो करते हैं, तो ये हमारा मिश्रित संख्या होती है, ठीक है। फिर होता है इकाई भिन्न। इकाई भिन्न क्या होता है, यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें ऊपर आपको 1 मिलेगा, सिर्फ 1 जिसमें रहेगा आप उसको, वैसे हम इसको समभिन्न भी बोल सकते हैं, बट इन्होंने इसको एक अलग डिवाइड कर दिया, इकाई भिन्न। तो जहाँ भी भाई ऊपर लगा एक हो उसको आप इकाई भिन्न बोल सकते हो। फिर आता है आपका तुल्य भिन्न, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए 2/3 है, ठीक है, तो आप अगर आप ऊपर भी 2 से डिवाइड करोगे तो नीचे भी आपको 2 से डिवाइड करनी पड़ेगी, सॉरी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 2 2 4 और 3 2 6, फिर आप 2 2 से मल्टीप्लाई कर लो। इसका मतलब ये है कि आपको सिर्फ 2 से ही मल्टीप्लाई नहीं करनी है, नहीं, जैसे 8 और 12 है, मैं इसके बाद 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है, 8 3 24। अब बस इसका मतलब ये है कि अगर मैंने ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करी है ना, तो मुझे नीचे भी 3 से ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 8 3 24 और 12 is to 3 36, तो इसका आंसर होगा 24/36। मैं मल्टीप्लाई किसी से भी कर सकती हूँ, मैं डिवाइड किसी से भी कर सकती हूँ, ठीक है। ये जो तुल्य भिन्न होते हैं, मैं मल्टीप्लाई डिवाइड किसी से भी कर सकती हूँ, बट इसकी एक शर्त रहती है कि जिससे मैं ऊपर मल्टीप्लाई करूँगी उसी से नीचे भी करूँगी, डिवाइड करूँगी तो मैं सेम नंबर से करूँगी, ठीक है, वही हमारे तुल्य भिन्न होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद है सम हर भिन्न, जिनके हर सेम होते हैं, ठीक है, जिसके हर मतलब डिनोमिनेटर आपको सेम मिलेगा, 1/15, 2/15, 3/15, ये हमारे होते हैं, ठीक है। फिर आती है हमारी परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या मैंने भी आपको ऑलरेडी बता दिया था, जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और हाँ, ये प्लस में माइनस में दोनों में हो सकती है, जीरो में हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, अपॉन में लिख सकते हैं, वो हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं। अब यहाँ पे आपको एक चार्ट बना दिया है कि पहले नेचुरल नंबर, फिर नेचुरल नंबर को पूरा कवर करता है होल नंबर्स, फिर होल नंबर को कवर करता है और हमारा रेशनल वो हमारे इंटीजर्स, और फिर इंटीजर्स को पूरे को कवर करता है और रैशनल नंबर को हम क्यू से दिखाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद होता है कि संख्या रेखा पर परिमेय संख्या कैसे दिखाना। ये 9th क्लास का है। 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में ही हमको सिखाया है कि रैशनल नंबर को हम कैसे नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपको आता ही होगा और इसको पढ़ने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पेपर में तो नहीं आने वाला ना नंबर लाइन पे दिखाने वाला। तो यहाँ पे क्वेश्चन से आप कर सकते हो कि सभी संख्याएँ, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक है, सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएँ। तो ये आप थोड़ा सा दिमाग लगाना, ये इसके लिए सिर्फ आपको डेफिनेशन ही पता होनी चाहिए, सिर्फ डेफिनेशन पता होनी चाहिए और आप इसका आंसर कर लोगे, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है कि आपको ये करना है
और एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ, इसी में से ना क्वेश्चन बना था लास्ट टाइम DSSB का जो 2022 वाला एग्जाम हुआ है ना, इसी में से। बट ऐसे क्वेश्चन नहीं था कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक होती है, नहीं। इसमें से आपको 3 स्टेटमेंट उठा के दे दी गई थी, 3 स्टेटमेंट दे दिया आपको, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक है, सभी पूर्णांक है। तो इसमें बोला था फर्स्ट और सेकंड सत्य है, तीसरा असत्य है, फर्स्ट सेकंड असत्य है, तीसरा सत्य है, मतलब सत्य है, कुछ इस तरीके की स्टेटमेंट थी, सभी सत्य है। तो ये जो है ऐसे क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आप इन क्वेश्चन को लगा पाओगे, है ना। तो बहुत सिंपल है, इसके लिए आपको सिर्फ इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अब जैसे कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक है, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती हैं और पूर्णांक में हमारे प्लस भी आते हैं, माइनस भी आते हैं। तो क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक है? हाँ है, हुई ना, क्योंकि वो उसको कवर करता है तो वो आती हैं। सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं हैं। तो देखो प्पूर्णांक में हमारे प्लस भी आते हैं, हमारे माइनस भी आते हैं, और जो पूर्ण संख्याएं होती है वो सिर्फ प्लस की होती हैं, 0 से स्टार्ट होती हैं। तो क्या सारे पूर्णांक पूर्ण हो सकते हैं? नहीं हो सकते, तो रॉन्ग, गलत। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेस पर इसको करना है, ठीक है। अब इन्होंने बोला है संख्याओं पर संक्रियाओं के गुण। संक्रियाएं क्या होती है हमारी? ये हमारी 4 होती हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, ठीक है। तो इन्होंने आपको भी बोल रखा है, आप भले ही DLED की बुक है, DLED में भी फिर भी लिखा हुआ है कि अगर आपको ये चारों चीज़ें करनी आती हैं, आप इनको अच्छे से कर सकते हो, तो आप इनको बहुत अच्छे से कर लोगे। तो प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं पर हम पहले कर रहे हैं इनको योग करना। तो जो हम बच्चों को सिखाते हैं 5+2 2+3, तो हम ब्लैक बोर्ड पर सिखा देते हैं, चीज़ों के साथ लेकर के हमें सिखाया जाता है कि सामने चीज़ें लेके जाओ। अब जैसे ये है, इनको थोड़ा सा याद रखना मुश्किल है, ये 6th क्लास में NCERT में है। प्राकृतिक तथा पूर्ण संख्याओं में योग के कुछ गुण होते हैं। समप्रद्धता का गुण, इसमें बस नाम थोड़े से डिफिकल्ट है, ये जो डेफिनेशन है ना ये आपको पता ही होंगी, और आपको पता है कि अच्छा हाँ ऐसे ही होता है, बस इनके नाम थोड़ा सा याद करने में दिक्कत आ जाती है, और स्पेशली इन हिंदी। इंग्लिश में भी कुछ कम्युनिटिव एसोसिएटिव कर करके बहुत बड़े बड़े नाम हैं इनके, बट ठीक है हम पढ़ लेते हैं। समवृद्धता का गुण क्या होता है? 2 प्राकृतिक पूर्ण संख्याओं को अगर हम जोड़ेंगे तो उसका आंसर भी प्राकृतिक या पूर्ण संख्या ही आएगा, ये हमें पता है, बट अब ये गुण कौन सा है? समवृद्धता का गुण है, बस हमें ये नाम याद रखना है। क्रम विनिमय गुण, क्रम, जैसे 3+2 = 5 होता है, तो ऐसे 2+3 = भी 5 होता है। तो एक रूल बना दिया, P+Q = Q+P, तो इसको क्रम विनिमय, चलो ये तो क्रम वाला है तो इससे हमें याद रहेगा। फिर होता है सहचारी गुण। सहचारी गुण का मतलब, जैसे सपोज अभी पुराना वाला हम अपना आंसर ले लेते हैं, 3+2, ठीक है, +5, ठीक है, फिर = एक नंबर कोई भी बाहर कर दो, तो हमने 3 लिया था पहले, 3 बाहर कर दो, तो 3+2+5, मतलब 3 नंबर को अगर हम सेम प्लस कर रहे हैं, कहीं आगे पीछे करके भी चलेंगे तो भी आंसर हमारा सेम ही आता है। फिर आता है पूर्ण संख्याओं में योज्य तत्सम गुण। योज्य तत्सम गुण क्या होता है कि अगर आप किसी भी नंबर में 0 जोड़ोगे तो आंसर वही नंबर होगा। तो ये तो हमें पता है ना, यही तो होता है ना, बट इन्होंने इसमें इसका नाम दे दिया है कि पूर्ण संख्याओं में योज्य तत्सम, कि बस अगर हम 0 जोड़ेंगे, अब 0 को हम जो भी नंबर में जोड़ेंगे आंसर वही आएगा। 100 में जोड़ो, 1 करोड़ में जोड़ो, 1000 में जोड़ो, -1 लाख में जोड़ो, आंसर वही आएगा। फिर आता है व्यवकलन। व्यवकलन यानी कि घटाना, गुणन, गुणा करना, और गुणा के गुण हैं क्रम विनिमय गुण। ये जो देख रहे हो ना आप, आपको 2 चीज़ों में देखने को मिलेगा, प्लस में और गुणा में, ठीक है, प्लस और मल्टीप्लाई में मिलेगा। घटाना और डिवीज़न, भाग के अभी इतने नहीं है। क्रम विनिमय गुण की क्रम से देखो, 1 2 3 4 5 लाइन है, ठीक है, कितनी लाइनें? 1 2 3 4 लाइनें हैं, और एक लाइन में कितने फूल हैं? 5, तो 4:5। या आप उसको बार बार प्लस करके लिखोगे तो प्लस की जगह आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ये आपने करा होगा, ठीक है, डेमो वगैरह तैयार करा होगा। तो अब है समवृद्धता का गुण। देखो ऊपर हमने पढ़ा समवृद्धता का गुण, उसमें क्या था? P+Q = Q+R, तो सेम इसमें भी कर दो मल्टीप्लाई में, P × Q = Q/P, खत्म। सहचारी गुण वही सेम वाला, किसी और तीसरे नंबर से मल्टीप्लाई करने पर आंसर सेम रहेगा, नाम सेम है, बस वो चीज़ें जो आप प्लस के साथ कर रहे हो इसमें आप मल्टीप्लाई के साथ कर लो, ठीक है। और ये गुणा वही सेम लास्ट वाला जैसे हमारे प्लस का था, ठीक है। अब फिर हमारा भाग, P और Q संख्याएं होती हैं, तो P/Q = R होता है, फिर R से हम डिवाइड करते हैं। ये छोड़ दो, ये पेपर में अभी तक नहीं आया है और कुछ है भी नहीं कि आप उसमें वो आया जाएगा, ठीक है। फिर आता है हमारा भाज्य संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडीकरण, एक वो फैक्टराइजेशन करना, ठीक है, फैक्टर करना। तो देखो 2, एक तो ये हमारा, इसको ट्री मेथड बोलते हैं, जो आपको साइड में यहाँ पे दिख रहा होगा, इसको ट्री मेथड बोलते हैं, और यहाँ पे ये फैक्टराइजेशन मेथड है कि आप इसको टुकड़ों में तोड़ रहे हो, इस तरीके से आप इसके निकाल रहे हो, तो आपको आता ही होगा, है ना।
फिर नेक्स्ट है अभाज्य संख्याओं से संबंधित कुछ पद, कुछ ऐसी बता रखी है जो हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है। भाज्य संख्या है जो अपने अलावा किसी और भी टेबल से जाती हैं। अभाज्य संख्या है जो खुद अपनी ही टेबल से जाती हैं या सिर्फ एक से जाती हैं, जैसे कि 5, ठीक है। 5 है वो अपनी टेबल से और अपने 1 की टेबल से ही जाती है, तो यह अभाज्य संख्या है, ठीक है। और हाँ, सहअभाज्य संख्या, यहाँ पे एक वर्ड आ रखा है सहअभाज्य संख्या है। असहभाज्य भी बोल सकते हो उनको और सहभाज्य भी बोल सकते हो। असहभाज्य संख्याएं ऐसी नहीं होती कि आपस में ही जाती हैं। असहभाज्य का मतलब होता है कि ये सिर्फ अपने ही पहाड़े से या एक के पहाड़े से ही जाती हैं और किसी से नहीं जाती। जैसे कि आपको पहला एग्जाम्पल दे रखा है 8 और 27। तो अभी आप बोलोगे कि 8 तो 2 से जाता है और 27 3 से जा रहा है, तो ये अभाज्य कैसे हुई? तो देखिए ये अभाज्य नहीं हुई, ये असहभाज्य हुई। असहभाज्य, असहभाज्य का मतलब है ये आपस में एक दूसरे से नहीं जा रही हैं। क्या 8 की टेबल में 27 आता है या 27 8 की टेबल में आता है, या आप इसको आपस में डिवाइड कर सकते हो? नहीं, इसलिए ये असहभाज्य है, ठीक है। जो असहभाज्य संख्याएं होती है ना, उसमें ज़रूरी नहीं है कि दोनों संख्याएं अभाज्य ही हो, नहीं, वो भाज्य भी हो सकती हैं, ठीक है। कंपोजिट और प्राइम नंबर हो सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है, लेकिन मैं ट्राई कर रही हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कन्फ्यूज़न ना रहे। अब जैसे कि 17 और 20 ये असहभाज्य संख्याएं हैं क्योंकि ये एक दूसरे की टेबल से नहीं जा रही, ठीक है। अब जैसे ही मैं आपको बोलती हूँ, जैसे कि 2 और 4 ले लिया मैंने, ठीक है, 2 और 4, तो क्या ये असहभाज्य संख्याएं हैं? नहीं, ये नहीं है, क्योंकि 2 और 4, 2 से जा रहा है और 4 जो है वो भी 2 से जा रहा है, तो इसलिए असहभाज्य नहीं है। हमें ऐसा देखना है कि आपस में किसी और से ना जा रही हूँ, बस आपस में एक किसी और से ना जा रही हूँ, आपस में खुद से भी ना जा रही हूँ। ये किसी से भी चली जाए हमें फ़र्क नहीं है। जैसे 8 है वो किसी से भी चली जाए कोई फ़र्क नहीं है, 27 किसी से भी जाए हमें कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन 8 और 27 सेम किसी टेबल से नहीं जाने चाहिए, तो वो हमारी असहभाज्य संख्याएं होती हैं। अब जैसे ट्विन प्राइम, यमज अभाज्य। ट्विन प्राइम इंग्लिश में याद रखना आसान है। ट्विन प्राइम ऐसी होती हैं जिनके बीच में 2 नंबर का गैप होता है, सिर्फ 2 ही का रहना चाहिए, ठीक है, और वो दोनों किसी से जाएंगे भी नहीं, वो किसी से ही नहीं जाएंगे, तभी वो ट्विन प्राइम होते हैं। जैसे कि 13 और 17, ठीक है, इनके बीच में 2 का गैप है और किसी से नहीं जाएंगे। सॉरी, 14 15 16 3 का हो गया। 11 और 13, 17 और 19, 5 और 7, ठीक है। ये कुछ ऐसे नंबर हैं। जैसे 37 और 39 अपने आप से जा ही नहीं रहे और ये 2 प्राइम नंबर हैं, ठीक है, तो इनको बोलते हैं समअभाज्य संख्या। ये पूरे नंबर सिस्टम में हमारी सिर्फ एक ही है। ऑड प्राइम नंबर सिर्फ हमारा एक ही है, वो है 2, क्योंकि 2 के बाद जितने भी प्राइम नंबर आपको मिलेंगे ना, सारे के सारे ऑड मिलेंगे। ये हमारी ऐसी संख्या पहली ऐसी है जो इवन है। जैसे 2 है वो इवन है और ये प्राइम भी है, लेकिन इसके बाद जितने भी नंबर हैं आपके प्राइम नंबर वो सारे ऑड हैं। जैसे कि 7, 9, 13, 9 नहीं है, सॉरी, 7 है, 13 है, 11 है, 29 है, 17 है, 23 है, 37 है, 39 है, 41 है, 47 है। तो बहुत सारे नंबर ऐसे हैं, ये सारे आपको ऑड मिलेंगे। ऑड सबसे छोटा और सब इवन हमारा जो नंबर है वो 2 ही है, क्योंकि 2 अकेला ऐसा है जो किसी के पहाड़े से नहीं जाता, अपने ही पहाड़े से जाता है, बस। तो हमारा इवन नंबर ये पहले ऐसी है। अब किसी परिसर के अंतर्गत अभाज्य संख्याओं को पहचानना, तो ये बुक में हमारी NCERT की एक यहाँ पे प्रैक्टिस दे दिया आपको कि आप 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखो। फिर इन्होंने क्या बोलते हैं बच्चों को कि जो 2 के पहाड़े में आता है काट दो, जो 3 के पहाड़े में आ रहा है काट दो, जो 4 के पहाड़े में आ रहा है काट दो। ऐसे कर बच्चों से 10 तक कटवाना है, बाकी जो संख्या आपकी बचेंगी वो आपकी है प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर पहचानने का एक तरीका है, ये लिखा हुआ है ना, इसके गुणज काट दो, उसके गुणज काट दो, तो इस तरीके से ये है, ठीक है। फिर इसके बाद होता है पूर्णांकों पर संक्रियाएं। अभी जो हम पढ़ रहे थे वो होल नंबर और इवन नंबरों पे पढ़ रहे थे, अभी सेम चीज़ हमें पूर्णांकों पे पढ़नी है, यानी प्लस में भी माइनस में भी। अब देखो प्लस का तो चलो चलेगा, लेकिन माइनस में तो कुछ चीज़ें उल्टी हो जाती है ना। जैसे जो सबसे छोटा नंबर होता है माइनस में वो सबसे बड़ा होता है, और जो सबसे बड़ा नंबर हमें या बच्चों को लगता है वो सबसे छोटा होता है। तो सेम इसमें ये योग आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, योग, योज्य, प्रतिलोम। योग मतलब वही चारों गुण जो हम पढ़ के आए हैं। योज्य प्रतिलोम का मतलब कि सेम नंबर, एक प्लस का एक माइनस का, इसको जोड़ दें तो 0 आता है। ये एक रूल है, सेम नंबर प्लस का सेम नंबर माइनस का, इसे आप जोड़ोगे तो 0 आएगा। धन पूर्णांकों का योग आपको हमेशा प्लस मिलेगा, ऑब्वियसली अगर आप प्लस का नंबर प्लस कर रहे हो तो प्लस ही आएगा ना। 5 + 3 = 8, 17 + 3 = 20 प्लस में आएगा। लेकिन अगर आप एक प्लस का और एक माइनस का नंबर जोड़ रहे हो, ठीक है, आप बात को ध्यान से सुनना, अगर आप एक प्लस का और एक माइनस का नंबर जोड़ रहे हो तो आपको माइनस करनी है, जोड़ोगे भी ना तो भी माइनस करनी है, क्योंकि एक नंबर माइनस का है। तो प्लस माइनस में हमेशा माइनस आएगा,
लेकिन साइन उस नंबर का आएगा जो बड़ा है। इसमें प्लस का भी नंबर आ सकता है, इसमें माइनस का भी नंबर आ सकता है, लेकिन साइन हम उस संख्या का लगाएंगे जो बड़ी है। जैसे इसमें 5 और +3 का एग्जाम्पल दे रखा है, हम इसको नहीं लेते, हम ले रहे हैं +5 प्लस -8। ठीक है, तो एक माइनस का एक प्लस का है, हमें प्लस करनी है, लेकिन होगी क्या माइनस। ठीक है, 8 में से 5 गए, कितने बचे 3 बच रहे हैं। तो अब ये प्लस का 3 बचेगा या माइनस का, तो ये हम देखेंगे कि संख्या वाला साइन वाली संख्या कौन सी बड़ी है। तो 8 बड़ी है ना, तो 8 के पास कौन सा साइन है, माइनस का, तो यानी हम माइनस का साइन आंसर में लगाएंगे, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, -3। ठीक है, अब जैसे कि इसमें जो एग्जांपल दिया हुआ है +5 प्लस -3, तो 5 और 3 गए, कितना बचा 2, तो 2 किसका, प्लस का, क्योंकि 5 जो है बड़ी संख्या 2 की है। तो इसी तरीके से एक एग्जांपल को इन्होंने काफ़ी तरीक़ों से करके बताया है। फिर है 2 ऋण पूर्णांकों का योग। देखो 2 प्लस है तो प्लस हो रही है, एक प्लस है एक माइनस है तो माइनस हो रही है। अब दोनों माइनस है तो प्लस होगी। ठीक है, दोनों सेम साइन अगर है ना तो आपको प्लस ही करनी है, चाहे सेम साइन प्लस का हो चाहे सेम साइन माइनस का हो, आपको प्लस ही करनी है, लेकिन साइन हमेशा बड़ी संख्या का लगाना है। अब जैसे -2 प्लस -3, तो माइनस माइनस प्लस ही होगा, तो 3 और 2 कितना हो गया 5, और साइन किसका लगेगा, बड़ी संख्या का, यानी 3 का, यानी कि माइनस। फिर है आपको घटाना, ये इसमें ही इनको बताया हुआ है। ठीक है, फिर है संख्या रेखा पर व्यवकलन की संक्रियाएं की संख्या रेखा पर हम माइनस कैसे करते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से बच्चों को सिखाते हैं कि अगर +5 है तो +5 आगे जाओ, -3 है तो फिर 3 माइनस आओ, मतलब पीछे को आओ। मतलब बच्चों को ऐसे सिखाते हैं कि माइनस में आप लेफ्ट तरफ चलो और प्लस में आप राइट तरफ चलो, फिर जहाँ पे आपका एरो रुकेगा वो आपका आंसर। कुछ इस तरीके से बच्चों को सिखाया जाता है। सेम गुणा मल्टीप्लाई का ये है, अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको इसको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए अभी नेक्स्ट है इसमें कि अब भाग कैसे होती है। तो भाग आपको पता है ना, जैसे कि जब भी हम मल्टीप्लाई और प्लस करते हैं तो हम डिजिट आगे पीछे करते हैं तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन माइनस और डिवीज़न में, ठीक है, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न में अगर हम डिजिट को आगे पीछे करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि माइनस में मान लीजिए आगे पीछे हो जाता है तो माइनस में आंसर आता है। सेम इसी तरीके से जब हम डिवाइड करते हैं तो वो पॉइंट में जा सकता है। तो यहाँ पे आपको 2 बता रखी सिचुएशन कि मान लीजिए P और Q जो पूर्णांक है, अगर आप P/Q करेंगे तो R आएगा। ठीक है, तो अगर हम R को डिवाइड करेंगे P से तो हमें Q मिल रहा है, और अगर हम R को डिवाइड करें Q से तो हमें P मिल रहा है। बट आपने यहाँ पे देखा कि R जो है वो अपनी जगह पर ही है, R की जो प्लेस है वो चेंज नहीं हुई। तो उसी वजह से अगर हम कुछ भी डिजिट यहाँ पे ले लेंगे, चाहे 5 ले, 15 ले, 75 ले, वो ठीक रहेगा। लेकिन जैसे यहाँ पे R की सिचुएशन चेंज होगी, R की प्लेस चेंज होगी, पूरा क्वेश्चन पे इफेक्ट पड़ जाएगा इसका। ठीक है, तो इस तरीके से डिवीज़न होती है। अब इसके बाद क्या है कि परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं। तो ये जो परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं करना है ये बच्चों को हम सिखाते हैं 8th क्लास में। ठीक है, ये 8th क्लास का पहले फर्स्ट चैप्टर था, बट कोरोना के बाद से ना बच्चों को ये चैप्टर ना डिलीट कर देते हैं, मतलब हटा देते हैं सिलेबस से, तो सीधे 9th में बच्चा जा करके सीख रहा है अभी। तो इसमें क्या होता है, जो हमारी परिमेय संख्याएं होते हैं उनका प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई, डिवीज़न पहले 9th में सीखता था, बट अब चारों ही चीज़ें बच्चों को हमें 9th में सिखानी पड़ती हैं, क्योंकि प्लस और माइनस का जो कॉन्सेप्ट था वो 8th में था, तो वो तो चैप्टर हमने डिलीट कर दिया। और बच्चों को प्लस और माइनस सिखाए बिना हम बच्चों को कैसे मल्टीप्लाई और डिवीज़न सिखाएं, है ना। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम टीचर के लिए अभी थोड़ी सी हो रही है। और इसके बाद ही क्या है, देखिए इस चैप्टर में ऑलमोस्ट जो भी आपका सिलेबस है ना 6 to 10 तक का, वो कवर करने की कोशिश करी हुई कि हम कैसे कराएं। तो वैसे इसमें इतने ज़्यादा मोस्टली तरीके तो डिस्क्राइब नहीं है कि हम किन मेथड्स को करा सकते हैं, बट हाँ आपको क्वेश्चन करके इन्होंने बता रखा है कि हाँ इस तरीके से करते हैं, ऐसे करते हैं। ये तो एज अ टीचर हम लोग पढ़ के आए हैं, करके आए हैं, ये तो हमें पता ही होगा ना कि हम कैसे करते हैं, रैशनल नंबर को प्लस कैसे करा जाता है, डिवाइड कैसे करा जाता है। मेन है कि हमें सीखना है कि तरीका, कि हम बच्चों को कैसे क्लास में कराएं, बच्चों को कैसे क्लास में पढ़ाएं। तो वो लोग आप भी अभी इसमें ऑब्जर्व कर रहे होगे कि इतना कुछ खास मेथड्स या कुछ खास तरीके से इसमें बता नहीं रखा है टीचर्स के लिए, डायरेक्ट चीज़ें आपको करके दिखाई हुई है। तो देखिए परिमेय संख्याओं पर जब हम योग कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, तो हम हर वालों को सेम कर लेते हैं। जो इनका डिनोमिनेटर होता है उसका या तो हम एलसीएम ले लेंगे या डिनोमिनेटर हम सेम कर लेते हैं। सेम करने के बाद फिर नॉर्मल जैसे प्लस होती है हमारी प्लस हो जाती है, नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो वो एक सेम ही रहेगा, और ऊपर प्लस हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कुछ बता रखा है। और इसके गुण क्या है, ये समव्रत होता है, क्रम विनिमय मतलब आगे पीछे हो सकता है, सहचारी होता है, इसका अस्तित्व होता है। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने पहले पढ़ी हैं, वो योग के गुणों में आपको जो आपने सारे नियम सीखे थे ना, समव्रत आगे पीछे करने वाला, क्रम विनिमय कि आगे पीछे कर लो, सहचारी मतलब मल्टीप्लाई 1 करने पर वही सेम डिजिट आती है,
वही चीज़ें और वो गुण आपको बार बार इसमें एक्सप्लेन किए जा रहे हैं। व्यवकलनन यानी कि सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, सेम करेंगे सब्ट्रैक्शन भी, डिनोमिनेटर को सेम कर लेंगे, उसका एलसीएम ले लेंगे, फिर हम माइनस कर देंगे। बड़ी संख्या माइनस की आती है तो माइनस का साइन लगाएंगे, नहीं आएगी तो नहीं आती। जहाँ पे प्लस वाले में हम पहले प्लस का साइन लगा रहे थे, इसमें हम माइनस का लगा देंगे। ठीक है, अब इन्होंने सेकंड और दे दिया है। सेकंड क्या एग्जाम्पल है, मतलब कि जब हमारी बड़ी संख्या जो है वो माइनस की आ जाए तो क्या होगा, तो यहाँ पे उसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। फिर है गुणन, रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल होता है, सामने सामने जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है उसको कर दो और लिख दो, और अगर वो दोनों एक दूसरे से कट रहे हैं तो हम काट दो। लेट सपोज आपका आंसर है 10/20, तो ये दोनों ही 10 के टेबल से जा रहे हैं तो 0 से 0 काट दो, 1/2 आपका आंसर हो गया। बट मान लीजिए आपका आंसर आ रहा है 13/23, ये तो कटेगा ही नहीं, तो आपका वो आंसर होगा ही नहीं, मतलब आपका वही आंसर होगा और ये कटेगा ही नहीं। सिंपल सा नॉर्मल हमें मल्टीप्लाई करके सामने लिखना होता है। ठीक है, अभी जो हमने पहले प्लस वाले में गुण पढ़े हैं, इन्होंने वही इसके विशेषता बता दी, क्या क्या फीचर्स होते हैं इसके, क्या क्या इसके गुण होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद है कि देखिए गुणात्म तत्सम का अस्तित्व है। अस्तित्व का मतलब कि भाई मल्टीप्लाई करने पर 1 है तो दोनों तरफ सेम संख्या आती है। गुणात्मक प्रतिलोम समझ लीजिए क्या होता है, क्योंकि 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर में नहीं सब पूछा जाता था, गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, योजक प्रतिलोम क्या है, ये सब अगर आपने पढ़ा हो उसका अपोजिट होता है। जैसे मान लीजिए 1/2 है तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 2/1। 3/2 है तो उसका उल्टा क्या होगा, 2/3। तो ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम होता है। और योज्य प्रतिलोम पूछा जाए, यहाँ पे है नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। योज्य प्रतिलोम पूछा जाए तो उसको माइनस में कर दो, -2 है तो उल्टा कर दो यानी 2, -3 है तो यानी 3, 1/5 है तो 5, माइनस का 1/5, मतलब डिजिट तो आपकी सेम रहने वाली है, बस साइन लग जाएगा। अगर माइनस का साइन है तो उसको प्लस का कर दो, प्लस का साइन है तो माइनस का कर दो, डिजिट सेम रहेगी। इसमें जैसे उल्टी हो रही है ना, 2/3 का 3/2, 5 का 1/5, उसमें सिर्फ डिजिट चेंज होगी। जैसे मान लीजिए इसमें 2/3 है तो योज्य प्रतिलोम हो जाएगा माइनस का 2/3, 5 है तो योज्य प्रतिलोम हो जाएगा -5, सिंपल। ठीक है, मल्टीप्लाई में आपको पता आगे पीछे करके कर लो, जो दोनों में कॉमन है। जैसे कि ये गुण अगर आपको वैसे समझ में आ रहा होगा, आप लोग डीएलएड कर रहे हैं, मैं आपसे ही उम्मीद कर रही हूँ, डीएलएड करके बैठे आपने सीटेट क्लियर करा है, तो जो सामने चीज़ें वो आपको समझ में आ रही होंगी क्या है। बट फिर भी मैं एक बार बताती हूँ कि गुणन योग क्या होता है। देखो जब भी हमें प्लस करना होता है तो देखो बॉड मास के अकॉर्डिंग ब्रैकेट ऑफ होता है, पहले ब्रैकेट ऑफ, फिर डिवीजन, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन, एडिशन होता है। ठीक है, अभी आपको इस तरीके की सामने सिचुएशन आ रही है तो हमें इसमें क्या करना है, देखिए राइट साइड वाले को देखिए, तो इसमें पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे फिर प्लस करेंगे। लेकिन मान लीजिए हमारे पास एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि 2 को मल्टीप्लाई करना है 3 से। ठीक है, 2:3 प्लस 2:6, मतलब 2 को हमें 3 से भी मल्टीप्लाई करना है और 2 को हमें 6 से भी मल्टीप्लाई करना है। तो इस कंडीशन में क्या है, 2 जो है वो कॉमन है ना, 2 कॉमन है तो हम क्या करेंगे, उस 2 को बाहर निकाल के रख लेते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में किया हुआ है, P/Q is 2, मतलब मान लीजिए 2 कॉमन है, आपको बाहर कर लिया आपने, और फिर आपका ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 2 + 6। तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, 2 + 6 हमने कर दिया, 2 + 6 कितना हो गया, 8 और फिर बाहर जो क्या है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 2 जा 16, तो यानी 16 आपका आंसर आ जाएगा। अभी यहाँ पे आप क्वेश्चन बोल सकते हो कि अभी तो मैम आपने बोला कि पहले ब्रैकेट में होगा और फिर मल्टीप्लाई होगा, तो हमने पहले मल्टीप्लाई क्यों नहीं करी, हमने पहले प्लस कैसे कर दिया। तो देखिए प्लस हमने ऐसे इसलिए कर दिया क्योंकि प्लस जो है ब्रैकेट के अंदर है, तो बॉड मास के अकॉर्डिंग हमें पहले ब्रैकेट ही तो सॉल्व करना है, ब्रैकेट ही तो हमें ऑफ करना है, चाहे वो ब्रैकेट सबसे बड़ा हो, सबसे छोटा हो या बीच वाला हो, हमें ब्रैकेट ऑफ करना है। तो ब्रैकेट ऑफ करने के लिए हमें जो भी करने के लिए बोला जाएगा हमें वो करना पड़ेगा, चाहे डिवीज़न हो, चाहे मल्टीप्लाई हो, प्लस हो, माइनस हो, ब्रैकेट के अंदर जो होगा हम पहले वो सॉल्व करेंगे और फिर ब्रैकेट खोल के उसकी बाहर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि अगर प्लस बोला है तो पहले प्लस ही होगी, बिल्कुल हो सकती है, अगर बस वो ब्रैकेट के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व होता है। फिर आता है डिवाइड, जब हम एक परिमेय संख्या का दूसरी संख्या से भाग करते हैं तो पहली संख्या का दूसरे गुणन प्रतिलोम से गुणा करना आवश्यक होता है। इसका मतलब क्या है, थोड़ी सी लैंग्वेज आपको टफ लग रही होगी बट कुछ टफ नहीं है। जैसे कि मान लीजिए इन्होंने P/Q / R/S दे रखा है। अब देखिए 15 को 5 से डिवाइड करना हो तो हम कर देंगे ना, 5 बाहर लिखेंगे, 15 अंदर करके हम डिवाइड कर देंगे, लेकिन दोनों ही रैशनल नंबर है, कितना अजीब सा है, कैसे डिवाइड होगा। तो इसके लिए एक छोटी सी चीज़ है जो आपको भी बताई जाती है, जिसे P/Q / R/S है। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड का उल्टा कर देंगे, तो डिवाइड का उल्टा क्या होता है, मल्टीप्लाई। ठीक है,
तो p बाई क्यू हमने मल्टीप्लाई कर दिया। बट अब एक क्वेश्चन है, उसमें हमें डिवाइड करने के लिए बोला हुआ है, हम अपनी मर्जी से थोड़ी ना उसमें डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर हम उसमें मल्टीप्लाई का साइन लगा रहे हैं यानी हमने साइन का उल्टा करा है तो हमें डिजिट का भी उल्टा करना पड़ेगा। तो यानी जो r बाई एस है वो आपकी क्या हो जाएगी, s बाई आर। अब आप सामने सामने मल्टीप्लाई करके उसको लिख सकते हैं, पी एस बाई क्यू आर। लेट्स सपोज इसी तरह आपको दिया हुआ है 2/6 डिवाइड बाय 7/5। अब तो कितनी दिक्कत वाली बात है, कोई बात नहीं, इसको इसी करते हैं। 2/6 मल्टीप्लाई कर लिया हमने तो वो जो आपका 7/5 था वो उल्टा हो जाएगा, 5/7 हो जाएगा। यानी 2/6 मल्टीप्लाई 5/7, तो 5 दूनी 10 और 6 सत्ते 42, 10/42 आपका आंसर। सिंपल सा इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या है, ये परिमेय संख्याओं की दशमलव समानता। तो ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि देखिए जितने नीचे एक जीरो होते हैं ऊपर उतने नंबर के बाद पॉइंट लग जाता है। 1/10 यानी ऊपर 1 है, नीचे एक जीरो है, तो एक नंबर के बाद पॉइंट लगा दो, 0.1। और ये जीरो ना भी लगाओ तो भी चलेगा। 7/10 है, 7 के बाद हमने पॉइंट लगा दिया। अब देखिए नीचे 2 जीरो है, 100 है और ऊपर 1 है, तो हमें 2 नंबर के बाद पॉइंट लगाना है। लेकिन अब आप बोलोगे मैम ऊपर तो एक ही नंबर है, तो कोई बात नहीं, हम अपनी तरफ से जीरो ऐड कर लेंगे। तो जीरो और 1 तो था ही, हमने जीरो ऐड कर लिया तो वो क्या हो गया, 0.01। सेम ऐसी 2/100 है, नीचे 100 है, 2 नंबर के बाद पॉइंट लगाना है हमें, तो हमने 2 लिखा और कुछ भी नहीं है तो हमने 0 लगा लिया, तो 02 और 0.02 इसका आंसर। 14/100 है, उसमें तो 2 डिजिट है तो 0.14 हो गया। पॉइंट के बाद कभी भी डिजिट ना पूरी नहीं पढ़ी जाती, ये आपको पता होगा। जैसे 0.14 नहीं पढ़ सकती मैं, इसको मैं पढ़ूंगी 0.14। जैसे कि मान लीजिए 742.63 है, तो इसको मैं क्या पढ़ूंगी, 742.63। ठीक है, पॉइंट के बाद वाली डिजिट को अलग अलग पढ़ा जाता है। कुछ परिमेय संख्याएं हैं, आई होप आप कर लेंगे जितने नंबर के बाद पॉइंट लगा हुआ है। हाँ, अब आप यहाँ पे बोलेंगे कि नीचे तो जीरो ही नहीं है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर हमको रैशनल नंबर को दशमलव में, डेसिमल में चेंज करने के लिए आता है तो बहुत आसान है। हमें क्या करना होता है, जो नीचे है ना हर, हमें हर देखना है, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में हमें क्या करना है कि उसको 100 के मल्टीपल में चेंज कर लो, 10 के मल्टीपल में, 100 के मल्टीपल में, 1000 के मल्टीपल में, 10,000 के मल्टीपल में चेंज कर लो। मतलब नीचे ना जीरो बना लो, जिससे हमारा काम आसान हो जाएगा। जैसे 1/2 है, अब 2 के सबसे पास क्या है, 10, तो 10 को मल्टीप्लाई करने के लिए मुझे क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई। ठीक है, कर दो, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या आंसर आ गया, 5/10। अब ऊपर एक के बाद जीरो लगा दो, डेसिमल में चेंज हो गया। अब जैसे आ गया 5/8, तो 8 को अगर आपको 100 बनाना है तो 100 के लिए आपको 12.5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, है ना। तो 12.5 से मल्टीप्लाई क्यों करें, क्योंकि वो तो ऑलरेडी डेसिमल में आ रहा है, जबकि हमें तो डेसिमल में बनाना है, तो वो चलेगा नहीं। तो 12.5 के बाद जो अगला नंबर आएगा वो 125 ही आएगा, 1000, क्योंकि 100 के बाद 1000 बनेगा, 10 तो बन नहीं सकता, 8 वही पॉइंट पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बनाने के लिए। तो 8 को हम 125 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 बन गया, ऊपर 625, तो 3 नंबर के बाद पॉइंट लग जाएगा क्योंकि नीचे 3 जीरो है। ठीक है, और इस तरीके से ही होते हैं कुछ इरेशनल नंबर, जिन्हें हम बोलते हैं, जिन्हें हम डिवाइड करते रहते हैं, इनका कोई भी अंत नहीं होता, ये चलते रहते हैं। ठीक है, तो इरेशनल नंबर नहीं, इनको हम ये अनंत आवर्ती दशमलव बोलते हैं। नॉट टर्मिनेटिंग नंबर्स, नॉट टर्मिनेटिंग मतलब नंबर मतलब कभी ख़त्म नहीं होते, चलते रहते हैं। कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको अनंत आवर्ती दशमलव नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स के, 0.232323, 2.5373737373, 1.3423434242, कुछ ना कुछ नंबर इसमें आ रहा है। ठीक है, और जैसे आप देख रहे हो 0.3333, तो 0.3 डैश जो ऊपर लगा रखा है बार, इस बार का मतलब है जिस नंबर के ऊपर ये बार लग रहा है वो नंबर जो है बार बार रिपीट हो रहा है। 23 में देखो 23 के ऊपर बार है, तो यानी 23 रिपीट हो रहा है। फिर नेक्स्ट है 0.537, तो अगर आप इसको अच्छे से देखोगे तो 3 और 7 के ऊपर बार है। इट मीन्स कि ना तो 2 रिपीट हो रहा है ना 5 रिपीट हो रहा है, सिर्फ आपको 37 रिपीट करना है, 373737। आपने जितना भी पढ़ा होगा वो आपको समझ में आ गया होगा, या फिर ये चैप्टर में क्या कहना चाह रहा है वो चीज़ें हैं। और ये चैप्टर ना बहुत लेंदी है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो अगर आप इतने सारे कॉन्सेप्ट एक दिन में ही पढ़ोगे तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएँ, आपको पहले से भी आती हो। बट हो सकता है कुछ बच्चे जो आर्ट्स बैकग्राउंड से हो या उनका थोड़ा सा मैथ्स में वीक हो,
तो उनको मैथ्स के कॉन्सेप्ट पकड़ने में ना दिक्कत हो सकती है, मतलब थोड़ी चीज़ें नहीं समझ में आई होंगी। तो जिन बच्चों को जो चीज़ें नहीं समझ में आई तो वो आप कमेंट करके पूछ लीजिए। सेकेंड चीज़, आप इनकी ना प्रैक्टिस कर लीजिए। ये सारे जो कॉन्सेप्ट आपको दिए हुए ना एनसीईआरटी में है, तो ये नहीं है कि आपको पूरी पूरी एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस करनी है बैठ के, नहीं, 3-4 क्वेश्चन निकाल लो कि सो दैट आपको समझ में आ जाए कि भाई हाँ ये क्वेश्चन ऐसे होंगे, क्योंकि पेपर में आ सकते हैं। 10th तक का आपको बेस दिया हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि नहीं आएंगे। बट सबसे अच्छी बात ये होगी ना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इससे। एंड आई होप जो अभी तक आपने पढ़ा है आपको समझ में आ रहा हो। और ये जो है आगे के कॉन्सेप्ट, आगे की जो चीज़ें हैं थोड़ी सी ट्रिकी होने वाली हैं, क्योंकि हम सीधे सीधे 9th 10th की मैथ्स की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जो बाकी की चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, वरना बहुत सारा हो जाएगा एक दिन के लिए। देखिए मैं तो यूज टू हूँ, मुझे आ रही है ये चीज़ें समझ में, तो मुझे मज़ा आ रहा है। बट हाँ, कुछ बच्चे हैं ना, जो बच्चे मतलब कमेंट करते हैं कि मैथ्स से रिलेटेड ये चीज़ें वो चीज़ें, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अभी अगर आपको यहाँ तक में भी कोई भी डाउट है तो अभी आप वो पूछ लीजिए, नहीं तो अपने कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर कर लीजिए, और बाकी की चीज़ें जो है हम आगे की वीडियो में क्लियर करते हैं, ठीक है।